हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ऑप्टिक्स फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यतिकरण क्या है समझाइए तथा समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण में क्या कीजिए, विभेद कीजिए। व्यतिकरण क्या है समझाइए तथा समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण में विभेद कीजिए। व्यतिकरण देखिए, व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण जब दो या दो से अधिक तरंगें जिनका आयाम लगभग समान संचरण की दिशा में समान हो और कालांतर समय के साथ नियत हो, तो कालांतर समय के साथ क्या हो, नियत हो, तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग प्राप्त होती है। परिणामी तरंग क्या होती है, प्राप्त होती है। जहाँ कुछ बिंदुओं पर इसकी तीव्रता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जहाँ कुछ बिंदुओं पर इसकी तीव्रता का मान अधिकतम होता है। वह कुछ पर न्यूनतम होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण के। व्यतिकरण क्या है, जब दो या दो से अधिक तरंगे जिनका आयाम लगभग समान संचरण की दिशा में समान हो और कालांतर समय के साथ नियत हो, तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग प्राप्त होती है। जहाँ कुछ बिंदुओं पर इसकी तीव्रता का मान अधिकतम होता है और कुछ पर न्यूनतम होता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और हमें क्या बताना है कि समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण क्या करना है, विभेद करना है। समपोषी व्यतिकरण देखिए, समपोषी व्यतिकरण जब दो तरंगों के मध्य क्या हो, कालांतर। जब दो तरंगों के मध्य कालांतर पाई का क्या हो, समगुणज हो, तो होने वाला व्यतिकरण के समपोषी व्यतिकरण होगा। तो होने वाला व्यतिकरण कैसा होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण होगा जब दो तरंगों के मध्य कालांतर पाई का समगुणज हो, तो होने वाला व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण होगा। इसमें आयाम और तीव्रता का मान क्या अधिकतम होता है। इसमें आयाम और तीव्रता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। पथांतर इसमें होता है डेल्टा बराबर एन लैम्बडा। समपोषी व्यतिकरण जब दो तरंगों के मध्य कालांतर पाई का समगुणज हो, तो होने वाला
व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण होगा। इसमें आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम होता है। पथांतर डेल्टा बराबर n लैम्बडा। अब देखिए विनाशी व्यतिकरण पाठ क्या है। इसमें विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण ये समपोषी व्यतिकरण का जस्ट विपरीत है कि जब दो तरंगों के मध्य कालांतर पाई का क्या हो, विषम गुणज हो तो होने वाला व्यतिकरण क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण होगा। इसमें आयाम और तीव्रता का मान क्या न्यूनतम होता है, आयाम और तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। व्यतिकरण क्या है तथा व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण को समझाइए। हम इस वीडियो में आपको 8-10 क्वेश्चंस बताएंगे। उसमें डेरिवेशन और थ्योरी के और न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर देख लेना है। ऑप्टिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। हमने जितने भी वीडियो बताई हैं उनमें से आपको 8-10 नंबर का मैटर सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, हर बार सही एग्जाम में आता है। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण को समझाइए। देखिए यदि I1 और बराबर I2 किसके बराबर मान लिया जाए, I0। I1 और I2 को किसके बराबर मान लिया जाए, I0। तो I मैक्सिमम निकालेंगे, I अधिकतम। तो देखिए √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर तो बराबर ही हो जाएगा। I1 और को क्या लिख सकते हैं, I0 और इसको क्या लिख सकते हैं, I2 को भी I0 प्लस I0। रूट ये लग रहा है और इसका क्या स्क्वायर, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, I0 कितनी हो जाएगी, 2√I0 और स्क्वायर करेंगे तो 4I0 क्या आ जाएगा, 4I0। ये √, में नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। हो जाएगा 2√I0 स्क्वायर करेंगे तो 4I0। क्या हो जाएगा, अधिकतम मान व्यतिकरण में। मिनिमम देखिए I मिनिमम √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर करेंगे तो I1 को क्या लिख सकते हैं, I0 और माइनस I2 को भी I0 स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब हम I मिनिमम और मैक्सिमम निकाल चुके हैं। इनका औसत देखिए, I एवरेज औसत बराबर I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम कितना है, 4I0 प्लस 0, 2 का भाग देंगे तो बराबर क्या आएगा, 2I0 निकल कर आएगा। अब हमें इसको थ्योरी के रूप में लिखना है कि व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण को क्या करना है, समझाना है। तो देखिए कैसे लिखना आंसर आएगा, तो इस प्रकार इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है और फिर व्यतिकरण में विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता का अधिकतम मान 4I0 एवं न्यूनतम मान 0 के बीच बदलती है। यह कहता है कि जो व्यतिकरण विभिन्न बिंदुओं पर जो तीव्रता का मान है, अधिकतम मान 4I0 व न्यूनतम मान 0 के बीच क्या होती है, बदलती है। वो हम इससे सॉल्व कर चुके हैं। यदि व्यतिकरण
न हो, क्या नहीं हो, व्यतिकरण न हो तो सभी जगह तीव्रता 2I0 होगी। कितनी होगी? 2I0 होगी। व्यतिकरण में ऊर्जा का क्या नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता है। व्यतिकरण में ऊर्जा की हानि नहीं होती है, लेकिन व्यतिकरण में व्यतिकरण के पश्चात पाई, 3 पाई, 5 पाई पर तीव्रता 0 और 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई पर क्या होती है? तीव्रता अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। अतः व्यतिकरण में क्या होता है? ऊर्जा संचरण होता है। अतः व्यतिकरण में क्या होता है? ऊर्जा संचरण होता है। ये सेकंड क्वेश्चन था कि व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण को समझाइए। तो हम आई मैक्सिमम आई मिनिमम निकाल लेंगे, फिर उसका औसत आ जाएगा। औसत आएगा 2I0 और फिर इसको समझा देंगे। व्यतिकरण बिंदु पर तीव्रता का अधिकतम मान 4I0 न्यूनतम मान 0 के बीच बदलती है। यदि व्यतिकरण न हो तो सभी जगह तीव्रता 2I0 होगी। व्यतिकरण में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, लेकिन व्यतिकरण के पश्चात पाई, 3 पाई, 5 पाई पर तीव्रता 0 और 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पर तीव्रता अधिकतम होती है। अतः व्यतिकरण में ऊर्जा संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियों को समझाइए। जो कला संबद्ध स्रोत हैं उसको प्राप्त करने की विधियों को क्या करना है? समझाना है। तो सॉल्यूशन देखिए। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की 2 विधियां। एक फर्स्ट है तरंगाग्र विभाजन विधि। तरंगाग्र विभाजन विधि फर्स्ट कौन सी है? तरंगाग्र विभाजन विधि। देखिए यहाँ आपतित तरंगाग्र को अपवर्तन या परावर्तन के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर देते हैं। विभाजित कर देते हैं। यहाँ आप तरंगाग्र को अपवर्तन और परावर्तन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में क्या कर देते हैं? विभाजित कर देते हैं। इस विधि का उपयोग फैनरेल के जो द्विप्रिज्म प्रयोग है उसमें किया जाता है। ऐसे पूछ सकता है भाई। प्रयोग और यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किया जाता है। और यंग के द्विस्लिट प्रयोग में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। द्विस्लिट प्रयोग में होता है। तरंगाग्र विभाजन विधि। यहाँ आपतित तरंगाग्र को अपवर्तन और परावर्तन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर देते हैं। इस विधि का उपयोग फैनरेल के द्विप्रिज्म प्रयोग और यंग के द्विस्लिट प्रयोग में होता है। सेकंड देखिए विधि तरंगाग्र विभाजन। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की कितनी विधियां? 2। एक तरंगाग्र विभाजन विधि, दूसरी कौन सी है? आयाम विभाजन विधि। आयाम विभाजन विधि। तो इसमें देखिए यहाँ
आपतित तरंग, आपतित प्रकाश किरण के आयाम को आंशिक परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर देते हैं। भागों में क्या कर देते हैं? विभाजित कर देते हैं, कर देते हैं। यहाँ आप प्रकाश किरण को अपवर्तन या परावर्तन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर देते हैं। इसका देखिए, इसका उपयोग, इसका उपयोग न्यूटन वलय प्रयोग, न्यूटन वाले प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। माइकलसन व्यतिकरणमापी में एक डेरिवेशन और है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भी, माइकलसन व्यतिकरणमापी कराएंगे नेक्स्ट आगे वीडियो में, मापी में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फनाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फनाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसका डेरिवेशन देखिए, ये क्या है? फनाकार पतली फिल्म है थीटा कोण पर। अगर इसका चित्र समझ खा गया ना आसानी से तो डेरिवेशन बहुत ही आसान है। यदि इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, क्या हो रही है? प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। यहाँ इस पर क्या है? एक अभिलंब, क्या है डाल दिया जाए? अभिलंब। प्रकाश की किरण आपतित होकर क्या हो जाएगी? परावर्तित। इसको कौन सी किरण प्राप्त हो जाएगी? R1, R1। ये आपतित किरण अभिलंब से टकरा, ये विरल माध्यम है और ये क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम से आएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अब यहाँ से इस पॉइंट को ए पॉइंट दे देंगे। ये क्या है? आई आपतन कोण है। यहाँ से एक किरण यहाँ परावर्तित होती है, क्या होती है? परावर्तित होती है और अभिलंब से टकराकर यह निकल जाती है। ये कौन सी किरण प्राप्त होती है? R2। इसको हम क्या पॉइंट दे देते हैं? B और इसे C। ये क्या है? अभिलंब। इसे G पॉइंट दे देते हैं अभिलंब को। यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, इसे D पॉइंट। इसका क्या है? क्षेत्र है। यदि इसको मिला दिया जाए, C, इसको क्या दे दी जाए? F और इसे E। इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है? T है। और इसको पूरी को क्या बोलेंगे? 2T, 2T। तो अब देखिए, ये कौन आई है? R, थीटा प्लस R। देखिए चित्र में अल्पकोण थीटा वाली एक फनाकार फिल्म पर स्रोत S से आपतित तथा फिल्म के ऊपरी एवं
निचले पृष्ठ से परावर्तित किरणें R1 व R2 प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शित की गई हैं। R1 व R2 के मध्य क्या ज्ञात करना है हमें? पथांतर। R1 व R2 के मध्य पथांतर। देखिए डेल्टा बराबर R1 व R2 किरण हमें किस प्रकार प्राप्त हुई। देखिए हम क्या ए से बी गए, ए से बी। देखिए न्यू ए से बी गए और बी से सी, और इसमें से क्या घटा दिया जाए? ए डी माइनस ए डी। इसे समीकरण नंबर 1 पुट कर देंगे। अब त्रिभुज इसको देखिए ए सी डी में ये कितना है? 90, और ये पूरा कितना है? 90। इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस आई। अब हमें कौन सी को निकालना है, तो क्या आ जाएगा? त्रिभुज ए सी डी बराबर आई के बराबर आ जाएगा। वो किस प्रकार कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, सभी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 90 प्लस 90 और प्लस आई को मान लेंगे तो कैंसिल हो जाए, बराबर आई आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार कौन कौन सा प्राप्त हो जाएगा? त्रिभुज ए सी जी में ये कितना है? वो है 90 माइनस आर, ये आर, और ये कितना है? 90। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए सी जी भी बराबर किसके आ जाएगा? आर के। आगे देखिए निकालना है R1 व R2 के मध्य पथांतर। तो देखिए अपवर्तनांक न्यू बराबर अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिए त्रिभुज ए सी जी में साइन आई बराबर त्रिभुज से निकाल लेना भाई, आ जाएगा ए डी अपॉन ए सी। चित्र में देखकर त्रिभुज साइन आर आ जाएगा, साइन आई निकलेगा त्रिभुज ए सी डी से, और साइन आर निकल आएगा त्रिभुज ए सी जी से। यह आएगा ए जी अपॉन ए सी। न्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन ए जी। इतना तो सॉल्व कर लेना, और ए डी बराबर आ जाएगा न्यू ए जी। क्या आ जाएगा? न्यू ए जी। त्रिभुज क्या है? बी सी एफ। बी सी एफ क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ। और सी प्लस ई एफ बराबर क्या होगा? सी ई एफ बराबर क्या आएगा? टी। देखिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें क्या है? बी सी बराबर बी एफ और सी ई बराबर ई एफ बराबर कितना है? टी। इसे समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3। यदि समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 था न्यू बराबर न्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी। तो त्रिभुज बराबर न्यू पथांतर है भाई, ये त्रिभुज नहीं। ए बी प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी एफ माइनस ए डी को समीकरण 2 से न्यू ए जी। अब इसमें से यदि न्यू कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा ए बी प्लस बी एफ
माइनस ए जी त्रिभुज बराबर। अब इसको देखिए, यदि ए बी प्लस क्या था, ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ, इसमें से क्या घटा दिया जाए, ए जी, इसमें से ए जी घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, जी एफ या एफ जी, जी एफ या एफ जी कुछ। न्यू बराबर डेल्टा बराबर न्यू एफ जी, इसमें चित्र से देख लेना भाई, समझा दिया है। अब देखिए त्रिभुज सी एफ जी में, त्रिभुज सी एफ जी से, त्रिभुज सी एफ जी से देखना, उसमें चित्र में देख लेना भाई, कॉस थीटा प्लस आर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, वो आएगा एफ जी अपॉन सी एफ, एफ जी अपॉन सी एफ। तो एफ जी बराबर क्या आ जाएगा, सी एफ कॉस थीटा प्लस आर, सी एफ कॉस थीटा प्लस आर, एफ जी बराबर, सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, 2t, क्या लिख सकते हैं, 2t, 2t कॉस थीटा प्लस आर, ये देख लें चित्र से, 2t, सी एफ को क्या लिख सकते हैं, 2t, सी प्लस ई एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सी एफ बराबर 2t। अब यदि एफ जी का मान हमें निकालना था, पथांतर में रखेंगे तो डेल्टा बराबर देखना, डेल्टा बराबर 2 न्यू टी कॉस थीटा प्लस आर, कॉस थीटा प्लस आर। और एक पर में स्ट्रोक के अनुसार ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, लेकिन स्ट्रोक के अनुसार हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, डेल्टा बराबर 2 न्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस लेमड़ा बाई 2। यह क्या है, फनाकार पतली फिल्म से क्या है, व्यतिकरण, डेल्टा बराबर 2 न्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस लेमड़ा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फनाकार पतली फिल्म से क्या था, व्यतिकरण था। अच्छा क्वेश्चन देख लेना, बहुत आसान डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग समझाइए तथा इसका गणितीय विश्लेषण कीजिए। जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहता है कि इसमें कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए तरंगाग्र विभाजन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तरंगाग्र विभाजन विधि का उपयोग किया जाता है। ये हम बता चुके थे, जो हम विधियों के बारे में बताया था। तो यहाँ एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत लिया जाता है जिसके सामने एक द्विस्लिट रखी जाती है, जिसमें छिद्रों के मध्य दूरी डी है। इस द्विस्लिट से डी दूरी पर एक पर्दा रखा जाता है जिस पर व्यतिकरण की क्या होती है, घटना प्रेक्षित होती है। जब बिंदुवत स्रोत एस से प्रकाश आपतित किया जाता है तो S1 S2 भी बिंदुवत स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं और इनमें से उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। यहाँ जब तरंगों में सुरंग से सुरंग और गर्त से गर्त मिलता है तो व्यतिकरण संपोषी होगा। यदि सुरंग से गर्त या गर्त से सुरंग मिले तो व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण होगा। यंग का द्विस्लिट प्रयोग का क्या था, सिद्धांत था। अब हमें इसका क्या करना है, गणितीय विश्लेषण का डेरिवेशन देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें और क्या क्या करना था, गणितीय विश्लेषण। यंग के द्विस्लिट प्रयोग का क्या, गणितीय विश्लेषण। इन दोनों के S1 S2 के मध्य की दूरी कितनी है, D है। यहाँ से एक लंब और डाल दिया जाए, उसे किससे पुट कर देंगे, A से। इसे थीटा और यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा।
ये लम यहाँ आएगा भाई, कौन क्या हो जाएगा, थीटा। ये एक्स ओ डैश और ओ और पी। ओ डैश ओ के मध्य की दूरी किसे डी से व्यक्त करेंगे। देखिए गणितीय विश्लेषण इसमें कि छिद्र S1 व S2 के मध्य की दूरी कितनी है, मध्य की दूरी स्मॉल डी है। दी स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। S1 व S2 से दो प्रकाश किरणें बिंदु P पर जाती हैं, बिंदु P पर जाती हैं और अध्यारोपित होकर फ्रिंज का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, फ्रिंज का निर्माण करती हैं, करती है। हमें क्या ज्ञात करना है, पथांतर निकालना है, गणितीय विश्लेषण। तो देखिए पथांतर S2P माइनस S1, इसे समीकरण नंबर 1। तो देखिए पथांतर बराबर, पथांतर को किससे व्यक्त करते हैं, S2P माइनस S1P को हम क्या लिख सकते हैं, जो S1P है वे किसके इक्वल है, AP के। S2P माइनस AP, S2P में से यदि माइनस AP चला जाएगा तो क्या बचेगा, S2A। इसे समीकरण नंबर 2 पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज O डैश O और P में देखिए त्रिभुज O डैश O P में टेन थीटा देखिए, क्या टेन थीटा क्या आएगा, LAL कर्णाधार, लंब बटे लंब क्या है, थीटा के सामने क्या होता है लंब, और 90 डिग्री सामने, थीटा के सामने का 90 डिग्री। त्रिभुज किससे, O डैश O P से। O P में देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा के सामने लंब क्या हो जाएगा, OP, और आधार क्या हो जाएगा, O डैश O। तो देखिए x अपॉन क्या लिख सकते हैं, D। OP को क्या लिख सकते हैं, x, और O डैश O को D। इसे समीकरण नंबर 3 पुट कर दिया जाए। अब देखिए त्रिभुज S1 S2A से, इसमें हम क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या हो जाएगा, S2A। थीटा के सामने क्या होता है लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, S1 S2, ये 90 डिग्री इसके सामने कर्ण, तो ये आ जाएगा S2A अपॉन D। इसे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 को क्या कर दिया जाए, बराबर कर अल्प मान दिया जाए। तो समीकरण 3 और 4 को इक्वल कर दे, x अपॉन डी बराबर S2A अपॉन डी, और डेल्टा बराबर पथांतर से व्यक्त करते हैं, S2A बराबर आ जाएगा XD अपॉन डी। और ये हमें क्या करना था, गणितीय विश्लेषण। S2A बराबर XD अपॉन डी। S2A किसके बराबर होता है, पथांतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, माइकलसन व्यतिकरणमापी सिद्धांत को समझाइए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। तो माइकलसन व्यतिकरणमापी सिद्धांत है उसको समझाइए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा वह देखिए। माइकलसन जो व्यतिकरणमापी है उसका जो उपकरण है, यहाँ इस एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश को
उत्तल लेंस की सहायता से समांतर किरणों में विभाजित किया जाता है। 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई अर्धरंजित प्लेट होती है। इसमें समतल प्रतिकारी प्लेट भी काम में लेते हैं। इसमें दो दर्पण M1 व M2 होते हैं। यहाँ M1 गतिशील अवस्था में और M2 स्थिर अवस्था में होता है। बनने वाली फ्रिंजों को देखने के लिए एक नेत्रिका भी लगाई जाती है। ये उपकरण की क्या है, रचना है। यहाँ एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत, प्रकाश को उत्तल लेंस की सहायता से समांतर किरणों में विभाजित किया जाता है। 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई अर्धरंजित प्लेट होती है। इसमें समतल प्रतिकारी प्लेट भी काम में लेते हैं। इसमें दो दर्पण M1 व M2 होते हैं। यहाँ M1 गतिशील अवस्था में और M2 स्थिर अवस्था में होता है। बनने वाली फ्रिंजों को देखने के लिए एक नेत्रिका लगाई जाती है। ये माइकलसन व्यतिकरणमापी जो सिद्धांत है उसकी क्या है, संरचना है। क्या है, संरचना है। और इसको उपकरण की संरचना के बारे में हम बता चुके हैं। अब देखिए इसका सिद्धांत। सिद्धांत देखिए, इस व्यतिकरणमापी में एक वर्णी विस्तृत प्रकाश स्रोत से आने वाले समांतर प्रकाश किरणपुंज को 45 डिग्री के कोण पर स्थित एक कांच की समतल प्लेट पर क्या कराते हैं, आपतित कराकर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों में विभाजित किया जाता है। ये दोनों किरणें एक दूसरे के लंबवत गमन करती हैं और इन्हें इनकी दिशा के लंबवत दर्पणों से परावर्तित कराकर एक दूसरे पर अध्यारोपित कराया जाता है और उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजों को दूरदर्शी से क्या देखते हैं। ये सिद्धांत है कि इस व्यतिकरणमापी में एक वर्णी विस्तृत प्रकाश स्रोत से आने वाली समांतर प्रकाश किरण पुंज को 45 डिग्री के कोण पर स्थित एक कांच की समतल प्लेट पर आपतित कराकर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। ये दोनों किरणें एक दूसरे के लंबवत गमन करती हैं और इन्हें इनकी दिशा के लंबवत दर्पणों से परावर्तित कराकर एक दूसरे पर अध्यारोपित कराया जाता है। उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजों को दूरदर्शी से देखते हैं। अब इसका देखने क्रियाविधि। क्रियाविधि देखिए, लेंस से प्राप्त किरणें अर्धरंजित प्लेट पर आपतित होती हैं। यहाँ किरणें परावर्तित और अपवर्तित दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। परावर्तित भाग दर्पण M1 की ओर तथा अपवर्तित भाग दर्पण M2 की ओर जाता है। दोनों ही दर्पण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और ये बिंदुओं पर आकर अध्यारोपित होकर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। ये माइकलसन व्यतिकरण उपकरण की संरचना, सिद्धांत और क्रियाविधि थी। जिस भाई को इस जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं 8-10 क्वेश्चन, उनकी PDF चाहिए तो कमेंट करके बता देना, PDF डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेले की विभेदन कसौटी क्या है समझाइए। भाई ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8-10 क्वेश्चन बता रहे हैं सभी अच्छे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेले की विभेदन कसौटी क्या है समझाइए। रेले की विभेदन कसौटी, दो वस्तुओं से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ1 व λ2 हैं। इनके लिए दो विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त किए जाते हैं। क्या प्राप्त किए जाते हैं, उच्चिष्ट प्राप्त किए जाते हैं। दो वस्तुओं से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ1 व λ2 हैं। इनके लिए दो विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त किए जाते हैं। देखिए ये λ1, ये λ2, इसे क्या कहेंगे, पूर्ण विभेदित, पूर्णतः विभेदित, पूर्णतः विभेदित। ये क्या है, λ1 और ये λ2। इसे रेले की कसौटी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रेले की कसौटी विभेदित।
ध्यान रखना भाई, इसको अच्छे से लिखना है, विभेदित। और इस संरचना को अविभेदित कहा जाता है, अविभेदित। प्राप्त उच्छिष्ट में प्रथम वस्तु का उच्छिष्ट दूसरी वस्तु के प्रथम निम्नलिखित से संपाती हो। क्या हो? संपाती हो तो वस्तुएं क्या दिखाई देंगी? मात्र विभेदित दिखाई देंगी। प्राप्त उच्छिष्ट में प्रथम वस्तु का उच्छिष्ट दूसरी वस्तु के प्रथम निम्नलिखित से संपाती हो तो वस्तुएं मात्र विभेदित दिखाई देंगी। इसे रेले की क्या कहा जाता है? विभेदन कसौटी कहा जाता है। इसे रेले की विभेदन कसौटी कहा जाता है। इस अवस्था में वस्तुओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? विभेदन सीमा कहते हैं। ये क्या है? रेले की विभेदन कसौटी है, उसको समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रेटिंग को परिभाषित कीजिए तथा पारगमन ग्रेटिंग तथा परावर्तक ग्रेटिंग को परिभाषित कीजिए और उनके मध्य विभेद कीजिए। ग्रेटिंग को परिभाषित कीजिए तथा पारगमन ग्रेटिंग और परावर्तक ग्रेटिंग में क्या कीजिए? विभेद कीजिए। देखिए ग्रेटिंग क्या है? एक पतली पारदर्शी प्लेट पर समांतर रेखाएं उपस्थित हो तो उस निकाय को क्या कहा जाता है? ग्रेटिंग कहा जाता है। यदि एक पतली पारदर्शी प्लेट है, उस पर समांतर रेखाएं उपस्थित हो तो उस निकाय को। फर्स्ट देखिए पारगमन ग्रेटिंग। एक पारदर्शी कांच की प्लेट पर हीरे की नोक की सहायता से समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये रेखाएं अपारदर्शी होती हैं जबकि दो रेखाएं के मध्य का भाग पारदर्शी होता है। इस प्रकार की ग्रेटिंग पर यदि प्रकाश डाला जाए तो वह पारगमित होता है। अतः एक पारदर्शी विलयन से सेल्यूलोज एसीटेट को मूल ग्रेटिंग पर डाला जाता है, उसकी एक पतली परत सुखाकर अलग कर देते हैं और उसे दो कांच की प्लेटों के मध्य रखा जाता है। इस मूल ग्रेटिंग की प्रकृति कहा जाता है। ये पारगमन ग्रेटिंग है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी ग्रेटिंग? परावर्तक ग्रेटिंग। ग्रेटिंग की दो है, पारगमन ग्रेटिंग और परावर्तक ग्रेटिंग। परावर्तक ग्रेटिंग, एक समतल दर्पण पर हीरे की नोक की सहायता से रेखाएं खींची जाएं। जहां रेखा खींची गई है वह पारदर्शी जबकि दो रेखाओं के मध्य का भाग परावर्तक होता है। इसे परावर्तक ग्रेटिंग कहा जाता है। जब एक समतल दर्पण पर हीरे की नोक की सहायता से क्या खींची जाती हैं? रेखाएं, तो वहाँ जो रेखा खींची जाती है अपारदर्शी जबकि जो रेखाओं के मध्य का भाग होता है वो क्या होता है? देखिए ये ग्रेटिंग है। समतल दर्पण है, इस पर हीरे की नोक की सहायता से रेखाएं खींची जाएं। जहाँ रेखाएं खींची गई हैं वो तो क्या है? वह पारदर्शी है जबकि जो दो रेखाएं इनके मध्य का भाग क्या होता है? परावर्तक होता है। इसे परावर्तक ग्रेटिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इस प्रकार हमने आपको 8 मोस्ट क्वेश्चन बताएं जिनमें से आपको 10-12 नंबर का मेरिट अवश्य आ जाएगा एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो मैथ की सभी 3D मैथ और डिस्ट्रिक्ट और कैलकुलस सभी की इस चैनल पर आपको मिलेगी मोस्ट क्वेश्चंस की फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अगर जिस भाई को PDF चाहिए इन क्वेश्चंस की वो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।